अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी, अरहम और अली, अब आवाज आ रही है? ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। कब टाइम हो गया? अच्छा, तो कल की क्लास में यार कैमरा ऑफ रखना आप लोग अपना। कल की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर करे थे, जिनमें हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखी थी। हमने तीन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की। क्विकली एक दफा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को प्योरली साइंस ऑफ वेल्थ बोला था, कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। वेल्थ की इम्पोर्टेंस जो है वो उन्होंने हमें बताई थी कि भाई वेल्थ की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंजम्पशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जब ही ग्रो करेगी जब उसकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ये अगर आपने स्टडी टेक्स्ट रीड करा हो, मैं आप लोगों से इस वजह से शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि ग्रुप नहीं बन पाया अभी तक। जब तक आप लोगों के थोड़े से एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे तो फिर ही जो है वो एडमिन ग्रुप बनाएगी। तो अभी तो मेरे ख्याल में किसी के पास भी स्टडी टेक्स्ट वगैरह नहीं होगा, ऐसा कोई मटेरियल। चलें ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आए थे एल्फ्रेड मार्शल पे। एल्फ्रेड मार्शल जो हैं वो न्यू क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को जो है इस तरह चेंज करा कि भाई उन्होंने वेल्थ से अपना फोकस शिफ्ट करके वो वेलफेयर पे लेकर आ गए। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक ऑर्डिनरी जो है वो बिजनेस ऑफ लाइफ, एक कॉमन इंडिविजुअल की जो डेली लाइफ में जो डिसीजन ले रहा होता है कि किस तरह वो चीजों को अटेन करता है और उसके थ्रू अपनी वेलफेयर इंक्रीज करता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं किसी भी इंडिविजुअल की जिंदगी के बारे में। उसके बाद आए आपके रॉबिन्स, जो कि मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। रॉबिन्स की डेफिनेशन अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये काफी ब्रॉड आपके एक्सपेक्ट को लेकर जो है वो चलती है। रॉबिन्स ने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के इस एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं कि किस तरह इंसान अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी जो है वो वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये जो है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी, जिससे हमें एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता चली कि भाई हमारे पास जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? स्केर्सिटी का मतलब है लिमिटेड। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें इस तरह डिसीजन लेना है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। उसके साथ हम आए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। हमने ये मेरे ख्याल में काफी हद तक क्लियर होगा सबको कि हमने बात किया कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस के अंदर भी आता है और आर्ट्स के अंदर भी आता है। रीजन ये है कि साइंस की जो मेथोडोलॉजी है वही मेथोडोलॉजी हमें इकोनॉमिक्स की नजर आती है। इकोनॉमिक्स भी उसी तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करके उसको एक एनालाइज करने के बाद थ्योरी जो है वो पेश करता है। बिल्कुल इसी तरह इकोनॉमिक्स जो है ना सिर्फ वो थ्योरी देती है बल्कि उस थ्योरी को अप्लाई भी करती है, उसकी एप्लीकेशन भी नजर आती है हमें। इसी वजह से हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। इसके बाद हम आए थे कि क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस। सबसे पहले डिफरेंस समझा कि पॉजिटिव साइंस कौन सी होती है, जो फैक्ट्स पे बेस होती है, जिसमें आप फैक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि भाई इस वक्त इकोनॉमी में क्या चल रहा है, यानी व्हाट इज। जबकि नॉर्मेटिव साइंस जो होती है वो आपको जो है वो ओपिनियन बेस्ड होती है, या आपको बोलती है व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हर सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं तो नॉर्मेटिव साइंस को आप टेस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम क्विकली आए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे कि भाई नेचर और स्कोप के लिहाज से इकोनॉमिक्स को हम दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमारा इस वक्त कंटिन्यू चलेगा, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल किस तरह, एक कंज्यूमर किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम से यानी उसके पास बहुत सारी कमोडिटीज हैं, वो जो है बहुत सारी कमोडिटीज परचेज कर सकता है अपनी इनकम से, लेकिन क्योंकि उसकी लिमिटेड इनकम है तो वो किस तरह एलोकेशन करेगा इनकम की। बिल्कुल इसी तरह एक फर्म को क्या प्रॉब्लम फेस आती है कि भाई उसके पास लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने एक छोटा सा नीड्स और वांट्स का डिफरेंस समझा, और उसके बाद हम आए एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी पे। तो रिवाइज करने का मतलब यही है कि एक दफा दोबारा से सब चीजें आपकी रिकॉल हो जाए, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स में हमारे पास 4 एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, जिनमें एक है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर के हमने एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया था कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, इसके अलावा अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है फर्म्स को। जबकि जो फर्म्स हैं वो एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, और ये इसलिए कर रही होती हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। थर्ड हमारे पास आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट भी कहते हैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी सोसाइटी को जो है अपने लॉज के थ्रू जो है वो चला रही होती है, और अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है बिटवीन डिफरेंट सोशल नीड्स, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में और दूसरी जरूरियात, आपके जो दूसरे सेक्टर्स हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है फॉरेन ट्रेडर्स, इसमें हमारे पास एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स आ जाते हैं जो डिफरेंट इकोनॉमीज के दरमियान गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम इनपुट भी कहते हैं और रिसोर्सेज भी कहते हैं, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, इसी वजह से इनका नाम रखा गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनमें हमारे पास आ जाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ हम इंक्लूड नहीं करते, बल्कि जितने भी नेचर ऑफ गिफ्ट है, आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे हम लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे होते हैं। लेबर हमारे पास सिंपल वही है जो हमारी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो या वो मेंटल हो, वो आपकी लेबर सर्विसेज के अंदर आती हैं। कैपिटल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल की क्या डेफिनेशन है, वो चीजें जो इंसान ने बनाई हैं, यानी मैन मेड गुड्स, और उनके थ्रू आप दूसरी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो मैन मेड गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये नेचुरल चीजें नहीं है, इंसान ने बनाई है और इंसानों ने दूसरी चीजों को बनाने के लिए यूज करता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो प्लांट्स हैं ये पौधे वाले प्लांट्स नहीं है, सबको पता ही होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई एंटरप्रेन्योर, जो वो पर्सन जो कि सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है। बेसिकली यही जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को चला रहा होता है और रिस्क ले रहा होता है। ये इसके मेन एट्रीब्यूट्स होगा एंटरप्रेन्योर के। लास्ट स्लाइड जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी वो थी हमारी रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदले में रिटर्न क्या मिलता है, रिवॉर्ड क्या मिलता है, यही इनकम है जो आपकी इकोनॉमी में, जिसके थ्रू जो है पूरी इकोनॉमी चल रही होती है। तो लैंड का रिवॉर्ड हमारे पास आता है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड आता है सैलरीज एंड वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। तो ये हमारे कल की क्लास के कॉन्सेप्ट है जो हमने रिवाइज कर लिए। स्टार्टिंग में देखो, अब देखो कल की क्लास में स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आज की क्लास में स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि सुबह के वक्त की क्लास है। ये मैं पहले से ही तैयार थी कि सुबह उठना जो है वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, अब उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्लास ना लेना। कल उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि जो फायदा उन्हें
सोने से हो सकता था, तो आज उन्होंने वो फायदा ले लिया है। तो ये है कि प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं जैसी टाइमिंग चेंज होती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने कल की क्लास में ये बात बोली थी, देखने में शायद ये कॉन्सेप्ट इतने कोई खास मुश्किल ना लगे, लेकिन स्टार्टिंग की क्लासेस जो नहीं लेता उसको कंटिन्यूअस आखिर तक प्रॉब्लम रहता है कि मिस स्टार्ट से ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो जाहिर है फिर आगे क्लियर नहीं होते। तो इसलिए क्लास मिस मत करें और रिकॉर्डिंग पे मत जाएं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है कि कभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मिसहैप हो जाता है, आप नहीं आ पाते, लेकिन इसको आदत ना बनाइएगा कभी भी कि अब रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तो फिर क्या जरूरत है क्लास लेने की, अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से देख लेंगे। रोड को आप कैपिटल में कंसिडर करेंगे अगर बनाया गया है तो। अगर वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है, जिस फॉर्म में हमेशा से था, तो वो तो आपकी लैंड की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अगर उसको कंस्ट्रक्शन पे हुई है, प्रॉपर उसको रोड बनाया गया है, तो वो आपकी कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल की स्लाइड्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने अभी ये मुझे याद आया कल के भाई ये कॉन्सेप्ट भी हमारे रहते हैं, ये कवर कर कर ही हम चैप्टर 2 पे आएंगे। सर कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन की बेसिस पर हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स आ जाते हैं जिनमें आपके पास नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, उसके बाद प्राइवेट गुड्स, क्लब गुड्स। ये कौन कौन से गुड्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम काफी आज डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, डेफिनेशन एक छोटी सी ऊपर आपके पास लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन नीड्स या वांट्स को क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही होती है। तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर रही है या हमारी ख्वाहिश पूरी कर रही है, उसको आप इकोनॉमिक्स में गुड्स कह रहे होते हैं या कमोडिटी कह रहे होते हैं। अब सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है, वो लिखी हुई है मेरिट गुड्स की। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए आसानी से। ठीक है। जी मैं बोलें। अच्छा, तो मेरिट गुड्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं जो एमसीक्यूज में उसी तरह से पूछा जाता है। कह रहे हैं कि भाई मेरिट गुड्स क्रिएट positive externalities and contribute significantly to the social welfare. These goods are assumed to be socially desirable. These may be under-consumed and even underproduced by way of the prevailing market mechanism. तो थोड़ा सा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है, हमने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सबसे पहले तो ये बताओ कि किसी को पता है कि एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है? किसी ने इससे पहले एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़ा है? इफेक्ट और कोई? देखो, एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी कहते हैं
थर्ड पार्टी इफेक्ट को। अब ये थर्ड पार्टी इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एक ऐसी एक्सटर्नैलिटी है कि उन लोगों को किसी भी एक्टिविटी से उन लोगों को फायदा हो रहा हो जो कि डायरेक्टली उस एक्टिविटी से रिलेट ही ना करते हो, जिनका उस एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको उस एक्टिविटी से फायदा पहुंचे। जैसे कि आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अज्यूम करो कि भाई हमारे पास एक जगह है, वहां पे बिल्कुल इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी, दो फार्म्स हैं, एक है एप्पल फार्म और उसके बराबर में है हनी। अच्छा, अब ये जो हनी फार्म है ना, इस हनी प्रोड्यूसर ने कुछ हनी बीज रखी हुई है, जो यहाँ पे जो इसके पास ट्रीज हैं उनसे नेक्टर वगैरह कलेक्ट करके जो है वो आपके उनसे वो हनी बना रहा है। अच्छा, अब अच्छी बात ये हो रही है कि इस हनी फार्म के बराबर में एप्पल फार्म है, तो कुछ हनी बीज यहाँ से फ्लाई करके इस यहाँ पे भी चली जाती हैं और यहाँ पे एप्पल ट्रीज वगैरह से भी नेक्टर कलेक्ट करके जो है वो आपकी यहाँ से वापस आ जाती हैं, जिससे हो क्या रहा है कि इस हनी प्रोड्यूसर को जो है वो ज्यादा हनी मिलने लग गया है। अच्छा, अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ना इसने एप्पल फार्म बनाया, ना ये एप्पल्स ले रहा है, इसका इससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस एप्पल फार्म की वजह से इस हनी प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ये कहलाता है थर्ड पार्टी इफेक्ट। ये एप्पल फार्म एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहा है, किसके लिए? हनी फार्म, हनी प्रोड्यूसर के लिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, एक ऐसा फायदा जो कि जिसके लिए ये पे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है आपकी, केमिकल फैक्ट्री, और वो क्या करती है कि अपना जितना भी वेस्टेज है वो डंप कर देती है रिवर में। नीचे ही जो है वो यहाँ पे रिवर है, और यहाँ पे क्या है कि फिशरमैन जो हैं वो क्या करते हैं, इस रिवर में फिशेस कैच करते हैं, ठीक है, फिशेस पकड़ रहे होते हैं, डेली उनकी इनकम उसी पे बेस कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि ये केमिकल फैक्ट्री के लिए सबसे आसान चीज ये है कि अपना वेस्टेज क्या करे, डंप कर दे इस रिवर में। ये कॉस्टली भी नहीं है, आराम से जो है वो ये काम कर देता है। लेकिन इस केमिकल डंप करने की वजह से ये रिवर का जो पानी है ये क्या होने लग गया है, ज़्यादा पॉल्यूटेड होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फिश पॉपुलेशन है वो क्या होने लग गई है, कम होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब ये जो फिशरमैन यहाँ पर हैं, इनका ना केमिकल ये ले रहे हैं, ना ये केमिकल बना रहे हैं, इनका इस एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस एक्टिविटी से इन्हें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नुकसान जो कि केमिकल प्रोड्यूसर जो है उस नुकसान के लिए पे भी नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। ये कहलाती है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये मैं तो इसकी डिटेल में चली जाऊं तो ये बहुत ही डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है इतना, लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटी छोटी सी दो डेफिनेशन से आपको मतलब समझा दिया कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है कि मेरिट गुड्स जो हैं वो कौन से गुड्स होते हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करते हैं, और ये इकोनॉमी सोसाइटी की वेलफेयर में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज गुड्स आर अज्यूम टू बी सोशली डिजायरेबल। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन से गुड्स आ जाते हैं? हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो मेरिट गुड है। अब देखो, जो गरीब एक बंदा है, बहुत ज्यादा गरीब है, वो ये बेहतर समझता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने से बेहतर है कि किसी रोज की दिहाड़ी पे कहीं लगा दूं। ये उसकी नजर में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो अगर हम इंडिविजुअल्स पे छोड़ देना, तो इंडिविजुअल्स जो हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। वो उस चीज की इंपॉर्टेंस को सिर्फ अपने तक रख रहे होते हैं कि भाई अगर ठीक है मेरा बच्चा एजुकेशन हासिल कर लेता है तो ये फायदा हो सकता है। लेकिन बात ये है कि हम कहते हैं कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ, अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ आप तक नहीं रहेगी,
आपकी पूरी फैमिली, आपके पूरे खानदान, आपकी पूरी सोसाइटी को उससे फायदा होगा, क्योंकि जितने लोग एजुकेटेड होंगे आपकी सोसाइटी में उतना ही जो है वो लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, हर चीज का उन्हें पता होगा, प्रॉपर आपकी पूरी सोसाइटी चल रही होगी। और जितने अनएजुकेटेड लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि भाई क्या लॉ है, क्या चीज किस तरह करनी है, क्या फॉलो करना है, तो आपकी सोसाइटी, जाहिर है आपकी सोसाइटी जो है वो इलिटरेट सोसाइटी होगी, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता। तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर मैंने इंडिविजुअल्स पे छोड़ दी कि अगर आपको हासिल करनी है करें, नहीं करनी तो नहीं करें, तो वो क्या होंगी, लोग उनको इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस को सही नहीं समझते, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको उन्हें नहीं पता। जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जब वो कंज्यूम ही कम करेंगे तो उस चीज की प्रोडक्शन भी क्या होगी, तो these, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि these may be under consumed and even under produced by the way of prevailing market mechanism। अगर हम मार्केट पे छोड़ दें, यानी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स पे छोड़ दें कि भाई जितना चाहे आप इसको चीज को जनरेट करें और जितना चाहे कंज्यूम करें, तो ये चीज जितना कंज्यूम होनी चाहिए और जितना प्रोड्यूस होनी चाहिए उससे कम कंज्यूम और प्रोड्यूस होगी। तभी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने लिमिटेड फंड्स के बावजूद जो है वो क्या करती है कि अपने फंड्स को एजुकेशन पे भी लगा रही होती है। क्यों? क्योंकि देखो आपको दिखती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स दिख रहे होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दिखती हैं, आपको वहाँ पे क्या दिख रहा होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में वहाँ पे फीस क्या हो रही होती है, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर वो बहुत ही मिनिमम फीस ले रहे होते हैं। ऐसा करने से उनके अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज को फाइनेंस करती है और उनकी इम्पोर्टेंस हमें समझा रही होती है कि भाई ये चीज आप हासिल करें, क्योंकि ये चीज इम्पोर्टेंट है पूरी सोसाइटी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप कुछ पूछ रहे थे? मेरिट गुड्स किसे कहते हैं? मेरिट गुड्स ही तो खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए सोशली डिजायरेबल समझे जाते हैं कि ये वो चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में बननी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, इनकी कंजम्पशन होनी चाहिए। अब आप बोले एजुकेशन की प्रोडक्शन कैसे, तो ज़ाहिर सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस होती है ना, सर्विसेज भी तो आपकी प्रोवाइड की जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरिट गुड्स की एग्जांपल में दूसरी एग्जांपल आपके पास क्या लिखी हुई है, हेल्थ लिखी हुई है। हेल्थ, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी अपनी ही तो इम्पोर्टेंस है कि वो जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बच रहा है, उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस बच रहे हैं, वो अपने आप को एक अच्छा, ज़ाहिर एक हेल्दी पर्सन फ्रेश रहता है, हर काम को अच्छे तरीके से करता है। लेकिन इसका फायदा सोसाइटी को कैसे हो रहा है कि वो जहां जहां काम करेगा, अगर वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है या जिस कंपनी में काम कर रहा है, वहां की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर जितने हेल्दी लोग होंगे उतना अच्छे से काम परफॉर्म करेंगे। तो अगेन हेल्थ भी एक ऐसी चीज है जिसका फायदा सिर्फ इंडिविजुअल्स तक नहीं रहता, बल्कि इसका फायदा दूसरे लोगों तक भी पहुंच रहा होता है। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने पार्क्स वगैरह की एग्जांपल ली है कि पार्क्स भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, इससे ओवरऑल पूरी इन्वायरमेंट जो है वो आपका अच्छा हो रहा होता है, इन्वायरमेंटल आपके फ्रेंडली होते हैं। ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे मेरिट गुड्स की एग्जांपल में लिखी हैं। तो हम समराइज करके हमें ये समझ में आया कि सिंपल मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के लिए डिजायरेबल होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इन चीज़ों की प्रोडक्शन सिर्फ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पे ना छोड़ दे, क्योंकि जब आप प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पे छोड़ देते हैं तो प्राइवेट प्रोड्यूसर तो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी डिमांड होगी, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट एंटर होके भाई उसकी इंपॉर्टेंस समझाती है और खुद से भी प्रोड्यूस करती है उन चीजों को कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अपोजिट कौन से गुड्स आ जाते हैं, डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स क्या क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इसी वजह से इनको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कि ऐसी चीजों की प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे तो ये चीजें जो जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे कि
आपके पास एग्जाम्पल में अल्कोहल लिखा हुआ है, इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग जो है ये आपकी इसमें आ जाती है, यानी हम सिगरेट को बोलेंगे कि ये डीमेरिट गुड है। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट जो स्मोकिंग कर रहा है नुकसान सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है, उसके आसपास जितने लोग हैं उनका उससे कोई लेना देना ना हो। चाहे हमारे बराबर में एक ऐसा बंदा बैठा है जो स्मोक कर रहा है, चाहे हम उसको जानते ना हो ना हमारा उससे कोई भी ताल्लुक हो, लेकिन हमें इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है उसकी एक्टिविटी से, और वो हमें पे भी नहीं कर रहा कुछ, मतलब मुफ्त में हमें नुकसान दे रहा है वो। तो इसी वजह से स्मोकिंग को या आपकी जो आपने देखा होगा कि भाई छालिया वगैरह पे जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देती है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये डीमेरिट गुड है, ये चीजें जो हैं आपकी प्रोवाइड जो है वो कम से कम होनी चाहिए, तो उनकी यूज को लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्सेस वगैरह लगाकर उनको एक्सपेंसिव बना देती है, ताकि लोग उन्हें कम से कम डिमांड करें। जितना कम डिमांड होगी प्रोडक्शन की उसकी उतनी कम होगी। तो ये आपके कौन से हो गए, सोशली अनडिजायरेबल गुड हो गए, कि आप कह रहे हैं कि भाई ये सोसाइटी के लिए अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना जी? हाँ देखो, खत्म करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखो हमारे पास, मैं अच्छी सवाल है, देखो हमारा जो हर कंट्री का ना अपना एक सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनका जिनमें डिसीजन मेकिंग जो होती है ना वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है, तकरीबन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि ये चीज नहीं प्रोड्यूस होनी तो वो सिरे से प्रोड्यूस ही नहीं होगी, ठीक है ना। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में। हमारी कंट्री में पार्टली डिसीजन ले रही होती है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, और पार्टली कौन ले रहा होता है, गवर्नमेंट ले रही होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह नहीं करती कि भाई पूरा का पूरा फैसला यही करे कि भाई अब ये चीज प्रोड्यूस ही नहीं करनी। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, पॉलिसीज के थ्रू उस चीज को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्लीट कभी भी इस तरह फैसला नहीं लेती। यानी आप जो है वो सोसाइटी को जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी छोड़ रहे होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई आपने नॉर्थ कोरिया वगैरह का सुना होगा। नॉर्थ कोरिया जिनके हेयर स्टाइल्स आप देखते हैं कि भाई सेम हेयर स्टाइल्स भी सेम होते हैं उनके, और वहां पे कोई भी इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वो लोग वहां से बिल्कुल एक तरह से दुनिया से उनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुए हैं। वहां पे क्या सिस्टम है एक तरह से, कि वहां पे सारा का सारा कंट्रोल किसने लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। गवर्नमेंट समझती है भाई नेट इस्तेमाल नहीं करना, आपने इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना, तो गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल खत्म किया हुआ है। यानी वहां पे आपकी चॉइस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता कि आप गवर्नमेंट प्योरली अपना डिसीजन ले ले कि भाई मैंने अब ये चीज को प्रोड्यूस नहीं करना। तो किसी हद तक वो प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है उस चीज से, कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कम से कम करे उस चीजों को, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में दो नाम दिख रहे होंगे, टर्म्स दिख रही होंगी। एक लिखा हुआ है नॉन ड्राइवलरी, और दूसरी जगह लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। पहले ये करते हैं कि इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये राइवलरी या एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम पब्लिक गुड्स को समझते हैं। इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा।
है, तो ये तो आपकी एक्सक्लूडेबल की डेफिनेशन हो गई। फिर राइवल की डेफिनेशन क्या है कि अ गुड इज राइवल इन कंजम्पशन
डन। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सक्लूडेबल और राइवल इन कंजम्पशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो ये होगी उसी का अपोजिट नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल हो जाएगा। एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है कि उस कमोडिटी के अंदर आप कहोगे कि एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है जिसका सप्लायर जो है वो आपको प्रिवेंट कर सके उस चीज को कंज्यूम करने से जब तक आप उसको ये पे नहीं करें। अब ये सुनने में लगता है कि तो सारी कमोडिटीज ऐसी तो होती हैं कि हम अगर पे नहीं करेंगे तो जाहिर है प्रोड्यूसर हमें नहीं देगा। आप किसी भी शॉप पे जाकर कोई भी चीज मांगे, वो जब तक आपको नहीं देगा जब तक आप उसके लिए पे नहीं करेंगे। यानी वो आपको प्रिवेंट कर सकता है उस चीज को खरीदने से, उस चीज को कंज्यूम करने से जब तक आप उसको पे नहीं करते। तो आप बोलेंगे कि भाई ये कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनमें आप कहते हैं कि नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है। इवन आप उसके लिए पे ना करें फिर भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं और सप्लायर आपको नहीं रोक सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो सकता है आपको ये तो बड़े मजे की बात हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। डिफेंस सर्विस, बिल्कुल, वेरी गुड। डिफेंस सर्विस जो है जब एक दफा प्रोवाइड कर दी जाए तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबको होता है कि भाई सब एक प्रोटेक्शन फील कर रहे होते हैं कि भाई बॉर्डर में, बॉर्डर पे हमारी फौज खड़ी हुई है और हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, अब चाहे उसके लिए कोई पे करे या ना करे लेकिन वो सर्विस सबको एक साथ मिल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी जितने भी पब्लिक गुड्स आ जाते हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड की जा रही होती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई किसी गाड़ी को नीचे से हटा देंगे, भाई नहीं नहीं आपने पे नहीं किया तो आप ये स्ट्रीट लाइट के बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पब्लिक गुड्स हैं उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की, यानी आप एक्सक्लूड नहीं कर पाते। मैं बिल्कुल इस बात पे आती हूँ। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि भाई हम टैक्स तो पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात पता है ये हम नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी हमने क्यों उसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसको बोला? हम ये कह रहे हैं कि भाई होता ये है कि ये वो चीजें हैं जिससे आप जॉइंटली कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब जरूरी है कि जो स्ट्रीट लाइट ले रहा है उस सबने टैक्स, सबने टैक्स पे किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सबने टैक्स पे किया हुआ है, लेकिन चले हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैं चाह रही हूँ कि पहले हम ड्राइवर और नॉन ड्राइवर का डिफरेंस समझ लें, फिर मैं इनकी बात पे आती हूँ। ड्राइवर इन कंजम्पशन किसे कहते हैं? आप बोलते हैं कि भाई किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन ड्राइवर जब कहलाएगी जब एट द सेम टाइम अगर कोई एक बंदा उसको कंज्यूम कर रहा हो तो दूसरा उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। जैसे कि मैं शॉप पे गई, मैंने मोबाइल फोन खरीदा या मैंने आइसक्रीम खरीदी, तो वो आइसक्रीम जो इस वक्त मेरे हाथ में है उसका फायदा सिर्फ मुझ तक ही लिमिटेड है। उसका फायदा, उस सेम यूनिट का फायदा किसी दूसरे, कोई दूसरा इंडिविजुअल नहीं ले सकता। लेकिन नॉन ड्राइवर इन कंजम्पशन वो कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जिनमें नॉन ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, ये वो कमोडिटीज होती हैं जिन्हें एक साथ एक से ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिनकी जॉइंट कंजम्पशन हो रही होती है। और अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी कंज्यूम करने से इनका फायदा कम नहीं होगा, इनकी कंज्यूम करने से इनका फायदा कम नहीं होगा। जब हम इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक जगह ज्वाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, यानी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और नॉन ड्राइवल इन कंजम्पशन। तो आपको पता चलता है कि भाई हमने जो अभी डिफेंस की एग्जांपल ली या हमने जो स्ट्रीट लाइट की एग्जांपल ली, ये सारी की सारी नॉन ड्राइवल के अंदर ही आ जाएंगी ना, कि भाई एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जॉइंटली कंज्यूम कर रहे हैं ना इस सर्विस को, और इसका फायदा सबको एक साथ हो रहा है। भाई आप कभी किसी को हटाएंगे कि भाई आपकी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने से मेरी स्ट्रीट लाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, मुझ तक लाइट सही नहीं पहुंच पा रही है इसलिए आप जरा साइड में हो जाए। ऐसा नहीं होता, एक साथ ज्वाइंटली बहुत सारे लोग उसके बेनिफिट्स ले रहे होते हैं और एक का बेनिफिट लेने से दूसरे का बेनिफिट कम नहीं होता। जी, कौन सी चीज? नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप पे नहीं भी करें उस सर्विस के लिए तब भी आपको रोका नहीं जा सकता अवेल करने से वो सर्विस। देखो मैं इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। किसी ने फ्री राइडर की एग्जांपल सुनी है? फ्री राइडर का वर्ड सुना है? फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? देखो होता ये
जब भी किसी कमोडिटी के अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं ना, नॉन एक्सक्लूडिविटी और नॉन ड्राइवल, तो उस चीज को प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए प्रोवाइड करना जो है वो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मैं इसके एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल एक एक प्राइवेट कंपनी आती है और बोलती है डिफेंस सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, हम अपनी फौज बनाएंगे, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट है, हम आप ही से लेंगे। तो अब वो प्राइवेट कंपनी हर किसी के पास जा रही है और वो उससे उन सबसे ये बोल रही है कि भाई आप जो है वो हमें इतना इतना पे करें, क्योंकि हम जो है वो इस कंट्री को डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर इंडिविजुअल जो है जब उसके पास ये आएगा, भाई ये बोला जाएगा कि आप पे करें, तो हर इंडिविजुअल की सोचेगा कि यार एक मेरे ना पे करने से क्या फर्क पड़ जाना है, मैं तो एक बहुत ही स्मॉल यूनिट हूँ कम्युनिटी का, तो अगर मैं नहीं भी पे करता तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, और अगर मैं नहीं भी पे करूँ तब भी ये सर्विस तो प्रोवाइड होनी है, और एक दफा ये सर्विस प्रोवाइड हो गई तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इस सर्विस को लेने से। भाई आप डिफेंस सर्विस अवेल करने से कैसे रोक सकते हैं? आप या तो मुल्क से ही निकाल दें उस बंदे को, तभी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। तो हर कोई उसका फायदा लेने की कोशिश करेगा, ये कहलाता है फ्री राइडरशिप। हर कोई चाहेगा कि यार पे भी ना करना पड़े और इसका हमें फायदा भी हो जाए। इसी वजह से ये चीजें कभी भी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड नहीं करते, उनका इंसेंटिव ही नहीं होता, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट बाय फोर्स जो है वो आपसे टैक्सेस के थ्रू जो है वो इसकी कॉस्ट कवर कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम इन चीजों में आ जाता है, क्योंकि ये जॉइंटली कंज्यूम हो रही होती है, तो किसी इंडिविजुअल को इस सर्विस से एक्सक्लूड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है पब्लिक गुड्स की, नेशनल डिफेंस सिस्टम हो गया आपका, हाईवे नेटवर्क, ये सारी चीजें आपकी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये सारी की सारी आपकी पब्लिक गुड्स की एग्जांपल में आ जाती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी भी? अगर कोई क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट है इन दोनों नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी के अंदर, तो आप लोग पूछ सकते हो। नॉन राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक उस कमोडिटी में मिलती है जिसकी कंजम्पशन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, यानी जो जॉइंटली कंज्यूम हो रही है, और किसी एक की उस चीज को कंज्यूम करने से किसी दूसरे का बेनिफिट कम नहीं हो रहा, ठीक है। देखो, जिसके पे ना करना पड़े ये बात नहीं है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि अगर कोई पे नहीं करता उस सर्विस के लिए, तो सप्लायर के लिए एक्सक्लूड करना पॉसिबल ना हो उसको सर्विस से, यानी तो आपको कोई ना कोई ऐसे मेजर्स यूज करने पड़ेंगे कि लोग जो है वो पे करें उसके लिए, क्योंकि अगर लोग पे नहीं कर रहे तो आप एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे लोगों को, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ऐसा नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है इन्हें, क्योंकि वो फिर फोर्सली आपसे जो है वो टैक्सेस के थ्रू ले रही होती है जी। नहीं, बिल्कुल एक बात नहीं है। एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब ये है कि एक्सक्लूड करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप पे नहीं करते और मैं आपको ये सर्विस नहीं देती, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ये जो सर्विस है ये इस वक्त एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। अगर आप मुझे पे नहीं करते तो मैं आपको ये सर्विस देने से बंद कर दूंगी, ठीक है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगी, यानी मैं आपको एक्सक्लूड कर सकती हूँ। लेकिन एक हद तक अभी हम आएंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एक हद तक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, नॉन राइवलरी की, यानी एक साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मेरी सर्विस को ले रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस वक्त पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, इस वक्त फिजिकल भी पढ़ रहे हैं, तो ज्वाइंटली कंज्यूम किया जा रहा है ना मेरी इस सर्विस को जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इस वक्त जो मेरी सर्विस है वो एक्सक्लूडिबिलिटी वाली, उसमें कैरेक्टरिस्टिक नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं है, मैं आपको निकाल सकती हूँ क्लास से अगर आप पे ना करें तो। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक्सक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है, इसका ताल्लुक क्या है, पेमेंट से ताल्लुक है, प्राइस से ताल्लुक है। अगर आप पे नहीं कर रहे
और आपको सर्विस अवेल करने से रोका जा सकता है, इसका मतलब है आपको एक्सक्लूड किया जा सकता है। अगर आप पे नहीं कर रहे फिर भी मैं आपको रोक नहीं पा रही है सर्विस लेने से, तो इसका मतलब है इसमें नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक बात है, ठीक है, इसको सेपरेट कर दे। अब आते हैं नॉन राइवल और राइवल। नॉन राइवल का मतलब ये है कि ऐसी कंजम्पशन जिसको एक साथ बहुत सारे लोग अवेल कर सकें। यानी अगर आप इस वक्त मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने से आपके बराबर वाले का फायदा कम ना हो रहा हो, कि वो बोले कि यार तुम्हारे बैठने से अगर तुम इस वक्त बातें करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, तो क्या होगा कि तुम्हारे आसपास वाले चाहेंगे कि यार इसको जो है ना, इसके होने की वजह से हमारी कंजम्पशन, हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये कंजम्पशन, आपकी कंजम्पशन क्या बन जाएगी, इन लोगों के लिए राइवल बन जाएगी। ये चाहेंगे कि आप उस वक्त कंजम्पशन ना करें क्योंकि आपसे उनका फायदा कम हो रहा है। तो राइवल का मतलब समझो, राइवल का मतलब ये है कि राइवल इन कंजम्पशन का मतलब ये कि एक वक्त में एक का जो फायदा है वो दूसरे को ना मिल सके। ठीक है ना, जो फायदा एक तक है वो एक ही तक लिमिटेड रहा है। और नॉन राइवल का मतलब कि जॉइंटली कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इसका एक्सक्लूजन करने से या ना करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अभी आगे एक और हम टाइप पढ़ेंगे, उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, प्राइवेट गुड्स तो हमें पता है कि भाई हम और आप जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनमें एक्सक्लूडिबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं देगा। ठीक है, आप उसको पे करेंगे तभी वो देगा, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। यानी वो आपको एक्सक्लूड कर सकता है, निकाल सकता है उस सर्विस को लेने से या उस चीज को प्रोवाइड करने से, जब तक आप उसको पे नहीं करते। दूसरी तरफ इसमें राइवलरी की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है कि अगर मैं कोई एक चीज खरीदती हूँ तो वो उस चीज का फायदा सिर्फ मुझ तक रहेगा, वो यूनिट एट द सेम टाइम तो दूसरा बंदा खरीद नहीं सकता। आप अपने जहन में मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हैं। आप गए, आपने कोई शर्ट परचेज करी, बराबर वाला बंदा भी वही खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपने खरीद लिए तो अब आपके अलावा वो नहीं ले सकता, वो सेम यूनिट अब आपका हो गया। ठीक है ना, ये है राइवल इन कंजम्पशन। एट द सेम टाइम सिर्फ एक बंदा ही उस चीज को खरीद सके, सिर्फ एक बंदा ही उसका बेनिफिट ले सके, दूसरे बंदे नहीं, इंडिविजुअल्स ना ले सके। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में तो आप जितने भी प्राइवेट गुड्स हैं, इन्होंने यहाँ पे ब्रेड की एग्जांपल ली थी, आप जितने भी आइसक्रीम की मैंने एग्जांपल दी आपको, मैंने क्लोथ्स की एग्जांपल दी, सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके प्राइवेट गुड्स में आ जाती हैं। अगर कोई इसको नोट कर रहा है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो थोड़ी बहुत अपने ओन वर्ड्स में लिखते रहना इससे। जी अरहम, असल में पता नहीं मसला क्या है कि आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास इस लैपटॉप में क्यों शो नहीं हो रहे। डायरेक्ट मैसेज ना करें आप मुझे ना, डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मेरे पास शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई सिक्योरिटी वगैरह। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, आपने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। आर्मी को भी बजट जाता है तो इस हिसाब से एक्सक्लूडिंग। देखो बात ये नहीं है, ये अरहम ने ही सवाल पूछा है। हाँ अरहम, देखो इस बात में कोई शक नहीं है, मैं तो ये थोड़ी कह रही हूँ कि मुफ्त में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफेंस सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि अगर कोई बंदा जो है वो टैक्स नहीं पे करता उसके लिए, तब भी उसको वो सर्विस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ऐसी सर्विस है जो एक ऐसी प्रोडक्ट है या एक ऐसी सर्विस है जो मुफ्त में बन रही है और मुफ्त में प्रोवाइड हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। एक्सक्लूडिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आप एक्सक्लूड नहीं कर पाए अगर कोई उस सर्विस के लिए पे ना करे, तो ये मतलब है। बिल्कुल डिफेंस के लिए बजट जाता है, इससे किसी ने इनकार नहीं किया। जी, जीएसटी की फॉर्म में क्या, बिल्कुल बिल्कुल ले रही होती है, बिल्कुल ले रही होती है। देखो आपके पास कोई बंदा आके ये नहीं बोलता कि यार तुम इस कंट्री में रहते हुए डिफेंस सर्विस वगैरह की सर्विस तुम्हें मिली नहीं है और तुम यार गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो या तुम ये पे नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो तुम्हें तो भाई तुम्हें आज हुक्म आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग पे नहीं कर रहे हैं उनको कंट्री से निकाल दिया जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता और ना कभी ऐसा हो सकता है।
ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप उस बात का सिर्फ ये मतलब समझो कि मतलब कहने का ये है कि पर्टिकुलरली आप किसी भी बंदे को ऐसे निकाल नहीं सकते उस सर्विस को लेने से कि भाई आप डिफेंस के लिए पे नहीं करेंगे तो आपको इस कंट्री में रहने की इजाजत नहीं है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अगर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस सर्विस को देने के लिए आ जाएं तो वो नहीं पे करेंगे। देखो प्राइवेट प्रोड्यूसर के लिए इस सर्विस को पे करना क्यों मुश्किल है, इसी वजह से क्योंकि वो आपको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर क्यों स्ट्रीट लाइट्स की सर्विस नहीं दे सकता आपको, या क्यों डिफेंस सर्विस नहीं दे सकता, ये सारे पब्लिक गुड्स जो है एक प्राइवेट प्रोड्यूसर क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप इस बात को समझें कि उसके लिए आपको इस सर्विस को अवेल करने से रोकना पॉसिबल नहीं है। वो बोलेगा कि भाई अगर कोई बंदा मुफ्त में भी ये सर्विस ले रहा होगा तो मेरे लिए एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरा तो नुकसान ही नुकसान है कि आधे लोग पे कर रहे हैं आधे लोग मुझे पे नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सक्लूड करना पॉसिबल होगा और लोगों को पता होगा कि हमने अगर पे नहीं करा तो हमें सर्विस नहीं मिलेगी, तो लोग को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को कोई मसला नहीं होगा उस चीज को बेचने से। भाई एक बंदा मार्केट में बैठ के जो है वो आइसक्रीम बेच रहा है, उसे पता है कि भाई मेरी कॉस्ट कवर हो जानी है, कोई भी बंदा मुझसे मुफ्त में आइसक्रीम नहीं लेकर जा सकता, पैसे देगा तभी दूंगा मैं उसको आइसक्रीम। इसका मतलब है एक्सक्लूजन पॉसिबल है तो उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ये मसला हो जाए कि भाई आइसक्रीम जो है वो कोई पे करे या ना करे लेकिन उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, तो वो बोलेगा भाई मेरा क्या फायदा आइसक्रीम बेचने का, फिर मेरे क्या प्रोवाइड करती हैं। कौन सी सर्विसेज कोलैबोरेशन के साथ कर रही होती है, लेकिन आप सर्विस की एग्जांपल जरूर दो फिर मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा तो फिर वो थोड़ी पब्लिक गुड्स के अंदर आएंगे जो हाईवे के आप किसी रोड जा रहे हैं उस पे टोल टैक्स जो आप ले रहे हैं। देखो असल में बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी प्रोवाइड करने से आप रोक सकते हो। आप एक बंदा आप लियारी एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है। एक्सक्लूजन आसानी से पॉसिबल है, उसमें आप एक्सक्लूड आसानी से कर सकते हो कि यार जो गाड़ी यहाँ पे नहीं करेगी हम उसको आगे जाने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। ये जो डिफेंस सर्विस है कि जो स्ट्रीट लाइट है, ऐसा नहीं है कि जो बंदा स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरेगा वो पे करता हुआ जाएगा, अदरवाइज आप उसको स्ट्रीट लाइट से गुजरने नहीं दोगे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एक्सक्लूड आप आसानी से कर सकते हो, आप रोक सकते हो, कुछ चीजों में आप नहीं कर सकते। जिन चीजों में एक्सक्लूड नहीं कर सकते वहां मसला आता है कि उन चीजों को प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करने में कोई इंसेंटिव नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लोग पे नहीं करेंगे और मैं उन लोगों को नहीं रोक सकता इस सर्विस को लेने से। इसी वजह से इनको कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट के पास बाकायदा सिस्टम है कि वो आपसे डिफरेंट तरह के टैक्सेस के थ्रू जो है वो आपसे पेमेंट ले रही होती है और आपको डिफरेंट सर्विसेज दे रही होती है, ठीक है। इसको इतना ज्यादा और सीरियस मत लो। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इसकी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो अभी क्लब गुड्स मैं समझा रही हूँ ना, उसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि क्लब गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। देखो क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें एक्सक्लूडिबिलिटी की तो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अभी आपने बोला कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सक्लूजन पॉसिबल है, अगर आप किराया नहीं देंगे तो जाहिर है आपको जो है वो मुफ्त में नहीं बैठने देगा वो। लेकिन इनकी कंजम्पशन एक पॉइंट तक, समझिएगा इस बात को, इनकी कंजम्पशन एक पॉइंट तक क्या होती है, नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जॉइंटली बहुत सारे लोग उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन आगे एक लाइन लिखी हुई है कि नॉन राइवल होती है इनकी कंजम्पशन टिल अ पॉइंट वेयर कंजस्शन टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आता है मेहमान और आपसे बोलते हैं भाई वाईफाई का पासवर्ड क्या है, जरा वाईफाई का पासवर्ड बता दो, तो आप उसे वाईफाई का पासवर्ड बता देते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि भाई घर में एक साथ 5 से 6 लोगों के मोबाइल में जो है ना वो वाईफाई चल रहा होता है, ठीक है।
और उसकी एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट तक किसी की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं मसला भाई, अच्छा ठीक है मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, मुझे कोई मसला नहीं है अगर ये नेट यूज कर रहा है तो हम सब यूज कर रहे हैं नेट और हम सबको किसी से कोई मसला नहीं है। तो जॉइंटली 5 से 6 लोग घर में जो है वो वाईफाई की सर्विस ले रहे हैं, और तो उनकी इसकी कंजम्पशन क्या हो गई, नॉन ड्राइवल हो गई ना, जॉइंटली कंजम्पशन हो रही है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग आपके घर में आ जाए, सबके सब पासवर्ड मांग लें, अब आपको गुस्सा आना स्टार्ट होता है कि पैसे मैं दे रहा हूँ और मेरा ही नेट सही नहीं चल रहा। अब आपको क्या सुनने को मिलता है, हर कोई एक दूसरे को बोल रहा था यार नेट बंद कर दो मेरा नहीं चल रहा, सुनने को मिल रहा होता है ना। इससे ये क्या होता है कि एक एक के वाईफाई यूज करने से दूसरे के स्पीड जो है वो इफेक्ट हो रही है, दूसरे के बेनिफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो पॉइंट जब कंजेशन होना स्टार्ट हो जाए, यानी बहुत सारे लोगों ने उस चीज सर्विस को अवेल करना स्टार्ट कर दिया, अब क्या होना स्टार्ट हो गया, एक का बेनिफिट दूसरे से की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, राइवल हो जाएगी। अब लोग चाहेंगे कि यार जरा ये लोगों को कम करो ताकि इसका जो है इसकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो वापस से वैसी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह स्विमिंग पूल्स भी क्लब गुड्स में आते हैं। आप स्विमिंग पूल्स एक्सक्लूजन पॉसिबल है, आप पे कर रहे होते हैं सारे ऐसी जगहों पे जाने का। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में एक साथ जो है वो उसको आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप जाहिर है हर उसकी कैपेसिटी है, अगर आप उसमें जरूरत से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो बस आप स्टिल खड़े हुए ही होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतने सारे लोग स्विमिंग पूल में आ गए, ठीक है। तो उसकी कंजम्पशन भी एक टाइम तक क्या होगी, नॉन ड्राइवल के लोग ले रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक टाइम पे आके जब कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी सर्विस क्या हो जाएगी, आपके लिए ड्राइवल हो जाएगी, कि अब एक का बेनिफिट दूसरे की वजह से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये तो प्राइवेट्स में ही आएंगे। प्राइवेट देखो ये ये वो वाली चीज है कि इसमें ना ये पब्लिक कंप्लीट पब्लिक वाली करेक्टरिस्टिक है ना प्राइवेट वाली है। एक्सक्लूजन तो पॉसिबल है, लेकिन इसकी कंजम्पशन जो है वो नॉन ड्राइवल है, कि जॉइंटली आप बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। एक हद तक आप कह सकते हैं कि भाई इसकी जो हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएं उसको, तो फिर जाहिर है कि शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है और फिर लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, और हम आपका क्या क्वेश्चन है। मैडम हाँ ठीक है, इस तरह आप बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं। अब लेकिन पैनल को आप जो क्लब गुड्स में डाल रहे हैं, ये आप किस तरह डाल रहे हैं कि एक पॉइंट तक उनकी नॉन ड्राइवल पे ड्राइवल कैसे हो जाएगी। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं देखें, या गलत एग्जाम्पल इस तरह यूज कर रहे हैं। देखो एक हद तक आप इस बात को देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर आप जैसे गर्मियों में क्योंकि लोग उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि उसकी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ इसमें वो वाली बात आना स्टार्ट हो जाती है कि भाई लोगों का फायदा बेनिफिट कम होना स्टार्ट हो गए, ये शॉर्टेज हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, तो लोगों को जो है उससे फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। जनरली वैसे प्राइवेट है। अच्छा जी, देखो आप हर कमोडिटी को पब्लिक या प्राइवेट या क्लब गुड्स में नहीं पुट कर सकते, कि अब आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि आपने एक लिस्ट बना ली अपने पास कि अब मैंने इसके आगे लिखना है कि भाई ये कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है। ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, भाई कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, कुछ चीजें आपकी पब्लिक होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हाफ करेक्टरिस्टिक आपको पब्लिक का मिल रहा है, हाफ प्राइवेट का मिल रहा है।
और इसमें सारे गुड्स की कैटेगरीज नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक आपकी कमोडिटी आती है गुड, उसको हम कहते हैं क्वेसी और नॉन क्वेसी करके भी आपके पास गुड्स की कैटेगरी आ रही होती है। आपके कोर्स में सब हर टाइप नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। तो अगर आपको पढ़ना है मजीद तो आप वो सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं उसकी स्पेल बताऊं तो उसको स्पेल कर रहे होते हैं QUASI, क्वेसी गुड। तो ये भी एक टाइप है गुड की। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल उसको नेट पे, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो। जैसे लिखा हुआ है कि अक्वासी पब्लिक गुड जो होता है वो पब्लिक गुड्स की काफी उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब डिमांड उसकी बहुत पीक पे होती है तो उसकी कंजम्पशन राइवल हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि भाई रोड्स वगैरह की एग्जांपल भी आप इसमें ले रहे होते हो कि वैसे तो नॉन राइवल होती है, लेकिन अगर रोड पे बहुत ज्यादा गाड़ियां आ जाए तो फिर कंजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर वहां पे पीक टाइम्स में जो है, जब जैसे आप शाम के वक्त आपको पता है 6-7 बजे ऑफिस टाइम है, सबकी छुट्टी हो रही है, तो वो एक एकदम से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं। तो ये क्वासी नॉन क्वासी इस तरह के डिफरेंट अदर टाइप्स भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं 3 टाइप्स में सारे जो जितने भी गुड्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं तीनों में से किसी एक में फॉल करें। अच्छा, आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम की बेस पर हम गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे मेन तो ये स्टार्टिंग की 2 ही हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है नॉर्मल गुड्स, दूसरा लिखा हुआ है इंफीरियर गुड्स। ये आगे भी चैप्टर्स में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? देखो, हम जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कभी भी अपने आप को नहीं रोक सकते कंजम्पशन बढ़ाने से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ रही है और हम जितनी चीजें पहले खरीदा करते थे हम उतनी चीजें खरीद रहे हो। ये नेचुरल है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम चीजों को खरीदना भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स आर दोज whose demand increases as the income increases such as milk, या फिर दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे जहन में ही नहीं है ये बात कि ये ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड भी क्या कर देते हैं, लोग इंक्रीज कर देते हैं। आगे जो कुछ बातें लिखी हुई है ना वो भी हमें फिलहाल इग्नोर करनी है कि इनकम इलास्टिसिटी इनकी पॉजिटिव होती है। ये इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगेन जब हमने ये पढ़ा कि इनकम बढ़ने से हम कुछ चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो उसका मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या कर देते होंगे, कम कर देते होंगे। इन्होंने उसको नाम दिया है इंफीरियर गुड्स का। तो अब ये जो इंफीरियर गुड्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी क्वालिटी क्या होगी, जो है वो थोड़ी सी क्या होगी, आपकी चीप क्वालिटी होगी। ये होंगे भी आपके थोड़े से सस्ते होंगी ये चीजें। इनमें हम एग्जांपल ले लेते हैं आपकी सेकंड हैंड जितनी भी चीजें होती हैं, सेकंड हैंड गुड्स हो गए। कुछ लोग इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी डाल रहे होते हैं। बोलते हैं कि भाई जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपनी ओन ट्रांसपोर्ट उस पर आ जाते हैं कि भाई अब मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैंने बाइक ले ली है या मैंने गाड़ी ले ली है, अब मैं उसके थ्रू सफर कर रहा हूँ। तो इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, आपको दिखता है वहाँ पे 2 क्वालिटीज रखी हुई है। एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी होती है। अच्छा, अब वो लोग जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, जाहिर है उन्हें चीज खरीदनी तो है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो सस्ती वाली जो चीज जो होती है ना उसको प्रेफर कर रहे होते हैं कि यार ये ले लेते हैं, ये थोड़ी सी सस्ती है, ठीक है थोड़ी सी इसकी क्वालिटी सही नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है अब वो उसी क्वालिटी पर थोड़ी रहेंगे। अब वो क्या करेंगे, उन चीजों की कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब वो नॉर्मल एक जो कमोडिटी जो रखी हुई थी उसके बराबर में जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब वो उस चीज को खरीदना शुरू कर देंगे।
इसी तरह अक्सर क्या होता है कि हम सेकंड हैंड चीजें खरीद रहे होते हैं, हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, या हम सेकंड हैंड जो है वो मोबाइल फोन ले रहे हैं, कोई भी चीज XYZ हम सेकंड हैंड ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम न्यू अफोर्ड कर सकें। लेकिन एक टाइम पे आके जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, अब आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर न्यू, तो कभी भी आप सेकंड हैंड चीज नहीं लेंगे। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने से कंजम्पशन क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हाँ, आप बहुत सारी एग्जाम्पल सोच सकते हो। आपको दूर कहीं जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है, आपको कोयटा वगैरह कहीं जाना है, ठीक है ना, आपको पता है बहुत यार बहुत दूर का सफर है, आपको लाहौर जाना है, आपको पता है काफी घंटों का सफर है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं ट्रेन के अंदर, आप या इकोनॉमी से जाएंगे या बिजनेस क्लास से जाएं। जितना दूर का सफर होगा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इकोनॉमी क्लास को जाहिर है प्रेफर करेंगे। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप बोलते हैं यार इकोनॉमी से आप नहीं जाएंगे, इकोनॉमी से आप तो बिजनेस क्लास से जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमी क्लास भी इस लिहाज से किस एग्जाम्पल में आ गई, इंफीरियर की एग्जाम्पल में आ गई। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या होती है आपकी, इतनी अच्छी क्वालिटी जिनकी नहीं होती, आप कम इनकम की वजह से उनको प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप उन चीजों की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनकी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है ना। कंजूस को इंफीरियर गुड ही लेगा, अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे किसी कंजूस के बारे में। अब देखो एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स के अंदर एक या दो इंडिविजुअल्स के बारे में कभी भी नहीं बात होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली जो एक कॉमन बिहेवियर होता है ना लोगों का, आप उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर आप बीच में किसी स्पेशल बंदे को लेकर आ जाएंगे, मेरा दोस्त तो में से इतना कंजूस है कि उसके पास अच्छे खासे पैसे, वो बिजनेस क्लास से जा सकता है, फिर भी वो इकोनॉमी से जाता है पैसे बचाने के लिए, तो आपका दोस्त एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें थ्योरी नहीं बन के निकलेगी। एक्सेप्शंस तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, थ्योरीज के अंदर एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो सारे लोग वहां पे आ जाएंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे नीचे एक और लिखी हुई है, लिखा हुआ है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि होते नॉर्मल गुड्स ही हैं, इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये थोड़े से क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी एक खास इनकम तक आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, एक खास थ्रेशोल्ड या एक खास लेवल आपकी इनकम का बढ़ता है तो उसके बाद ही आप इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे लग्जरी कार्स वगैरह या लग्जरी हाउसेस, लग्जरी कार्स, ये सब चीजें वो हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक इनकम लेवल आपका जो है वो बढ़ता है, तभी आप इन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं। इस वजह से आप इन्हें कहते हैं सुपीरियर गुड्स। इसकी डेफिनेशन आपके लिए जो अभी इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जहां पे भी आप इनकम इलास्टिसिटी का वर्ड देखें उस लाइन को इग्नोर करें अभी कंप्लीटली। कंप्लीटली इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक का मतलब तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है ये अभी मैंने नहीं समझाया, ये हमारा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि इनकम के बढ़ने से हम अपनी डिमांड में कितना चेंज लेकर आ रहा है। तो इनकी तो ग्रेटर ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इनकम जरा आपकी बढ़ेगी तो आप इन चीजों की कंजम्पशन में बहुत लार्ज प्रोपोर्शन से आपका चेंज आ रहा होता है। ये आपको अगर पता भी है तो ना पूछें अभी, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं वक्त से पहले पूछना सही नहीं रहती, वक्त आने पे सब पढ़ेंगे, आप भी यही हैं हम भी यही हैं। भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को कुछ? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगी ना हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप, अब आपसे वन बाय वन मैं किसी से भी पूछ लूंगी कि भाई प्राइवेट गुड्स समझाएं किसे कहते हैं, पब्लिक गुड्स किसे कहते हैं, क्लब गुड्स किसे कहते हैं, तो इसके लिए रीड करके आइएगा। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना अपने ओन वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दी, मैंने आपको इंफीरियर के अंदर एग्जाम्पल दी,
अगर कोई बंदा जिस लैंग्वेज में आपको आसानी हो, आप उर्दू में आसान समझते हो, आप उर्दू में लिखो, बहुत अच्छा रहेगा, बिलीव मी। ये उस वक्त बहुत अच्छा आपके जहन में होता है जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जब आप इतना सब कुछ, बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, फिर इस सब्जेक्ट में आप इतना आगे चले जाएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा आप अपने पास लिख रहे हो उतना आपके लिए अच्छा है। किसी का कोई क्वेश्चन इन तीनों हेडिंग्स के अंदर? बिल्कुल, देखो आप बहुत सारी चीजों में ले सकते हो। जैसे आप चावल ले रहे हो तो चावल चावल भी, उसकी भी क्वालिटी आती है ना, कि भाई 100 रुपए का चावल है, 120 का चावल है, 150 का चावल है, 200 का चावल है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप, जाहिर है, जो आप टोटा कभी भी नहीं खरीदोगे। एक बंदा जो बहुत गरीब है, मतलब जिसके पास इतनी इनकम नहीं, और अब तो ये बोलते हुए भी मुझे होता है कि अब बंदा गरीब नहीं रहा, मतलब एक मिडिल क्लास भी अब उसको बना दिया गया है गरीब, क्योंकि इन्फ्लेशन अब इतनी हो रही है कि अब वो चीज जो पहले इतनी आराम से अफोर्डेबल थी, अब वो अफोर्डेबल नहीं रही लोगों के लिए। तो बहरहाल एक बंदा जो टोटा ले रहा है वो इनकम बढ़ने से कभी भी टोटा चावल नहीं लेगा। ठीक है ना? जाहिर है वो अच्छे से अच्छे चावलों के उसमें जाएगा कि भाई ये चावल ज्यादा अच्छा है तो मैं ये खरीदूंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक पर्टिकुलर चीज के अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज आ रही होती हैं आपकी। अब ये हो गए बिल्कुल बच्चों वाले छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं, जो खाली रीडिंग। मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है जो आपका मुश्किल वाला था। तो ये बस एक दो स्लाइड्स रहती हैं, बस हम इन्हें कवर कर लेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में किसी ने कहीं भी पढ़ा है? बिजनेस का किसी ने अगर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसने लास्ट में पढ़ा होगा। किसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर? बिल्कुल ऐसी है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी टास्क हैं आप उनको डिवाइड कर दें, और हर टास्क को आप एक सेपरेट पर्सन असाइन कर दें कि भाई ये टास्क सिर्फ यही बंदा करेगा, ये टास्क अली करेगा, ये टास्क अजमल करेगा, ये टास्क जो है ना ये दूसरा बंदा करेगा। इससे क्या होता है, जब आप टास्क डिवाइड कर देते हैं तो जाहिर है आप अली को वो काम देंगे जो अली करने में अच्छा होगा, जिस काम को आप अजमल को वो काम देंगे जो अजमल जिसमें स्पेशलिस्ट होगा या एक्सपर्ट होगा वो काम करने में। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है, ठीक है ना? दूसरा ये कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से काम क्या होता है, बहुत स्पीड से होना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली हुई है कि भाई एक काम है, एक बंदा जो है वो लकड़ियां भी खुद काट रहा है और असेंबल भी खुद कर रहा है, पॉलिश भी खुद कर रहा है टेबल्स को, और फिर डिलीवर भी खुद कर रहा है मार्केट में। तो आप खुद सोचो कि एक हफ्ते में मेरे ख्याल में एक टेबल मार्केट तक जा पाएगी उसकी, वो उसने सब काम खुद करना है। लेकिन अब वो ये टास्क डिफरेंट लोगों में डिवाइड कर दे कि भाई एक बंदा लकड़ियां काटेगा, एक बंदा असेंबल करेगा, एक बंदा पॉलिश करेगा, और एक बंदा सिर्फ इस काम के लिए जो मार्केट में लेकर जाएगा और उनको बेचेगा। तो जाहिर है कि ये काम जो अगर एक हफ्ते में हो रहा था वो अब काम जो है वो कुछ दिनों में पे चला जाएगा। 2 दिन के अंदर ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा, एक दिन के अंदर ये एक चेयर आपकी तकरीबन बनना स्टार्ट हो जाएगी या टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है जब आप काम को डिवाइड करते हैं डिवाइड लेबर्स के अंदर तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड and subdivided among different workers according to their taste and skills। ठीक है, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप काम डिवाइड कर रहे हैं। the workers and business can produce relatively more quantity of output। पहले से ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। नीचे इन्होंने थोड़े से मजीद एडवांटेज लिखे हुए हैं, मैं चाह रही हूँ कि पहले आप लोग इनको जरा खुद से रीड करो और फिर बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से क्या फायदा होता है।
पहला पॉइंट सबको समझ में आता है। सेकंड वाला पॉइंट भी आसान है कि आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। थर्ड थर्ड इसको समझ में आया, स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एक बंदा फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि मशीन से काम हो रहा है, आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, आपको अक्सर कैप लगा रहे हो आप किसी बोतल का, या कुछ भी आप काम कर रहे हो बीच में, अब आपको बहुत क्विकली करना है, तो जितना ज्यादा आप स्पेशलिस्ट होगे आप उस काम को बहुत ही कम टाइम में परफेक्ट वे में करोगे। आपकी ये भी कम होगा कि वो चीज खराब भी कम हो रही है कि भाई आपसे वो बोतल गिर गई हाथ से या कुछ ऐसा हो गया, आप इस एक्सपर्ट हो, आप बहुत जल्दी उस काम को कर रहे हो। तो जितना आप कम टाइम में करोगे आपकी टाइम कॉस्ट भी एक जाहिर है, एक टाइम कॉस्ट होती है आपकी, जितना कम टाइम में आप परफेक्ट वे में उसको करोगे उतना ही आपकी कॉस्ट भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एवरेज कॉस्ट पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जितना आप स्पेशलिस्ट लेबर रखोगे उतना आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम आएगी। फिर डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, जब आप काम डिवाइड करते हो और एक बंदा वही टास्क कंटिन्यूसली करता रहेगा तो जाहिर है स्पेशलाइजेशन खुद ही क्रिएट हो जाएगी आपकी। फिर ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनली हम डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को कैसे समझ सकते हैं। अब इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए, कह रहे हैं कि भाई जिस तरह हर इंडिविजुअल स्किल वाइज डिफरेंट होता है ना, किसी की कुछ स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कोई किसी चीज में किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल इसी तरह कंट्रीज के पास भी ये स्पेशलिटी होती है। जैसे हमारा कंट्री जो है वो कुछ चीजों के लिए मशहूर है, जैसे हम कहते हैं भाई हम स्पोर्ट्स के चीजें हम बहुत अच्छी बनाते हैं, इसी तरह टेक्सटाइल के अंदर हम बहुत फेमस हैं, हमारे राइस वगैरह भी बहुत फेमस है, वो हमने अपनी रेपुटेशन खुद खराब करी लेकिन हमारे राइस वगैरह भी बहुत फेमस हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा कंट्री बहुत अच्छा समझा जाता है इंटरनेशनली, और ये वो चीजें हैं जिसमें हमें क्या हासिल है, कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि ऐसी चीजों की प्रोडक्शन जिसमें आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही हो, बहुत कम आ रही हो। देखो हमारी कंट्री लेबर अबंडेंट कंट्री है या कैपिटल अबंडेंट कंट्री है? लेबर अबंडेंट कंट्री, हम सबको पता है हमारे पास लेबर बहुत है, कैपिटल की हमारे पास कमी है, तो इसी वजह से वो चीजें जिनमें कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो अक्सर हमें क्या करनी पड़ती हैं, इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो कैपिटल नहीं होता। तो अगर हम कोई ऐसी चीज बनाने लग जाएं जिसमें कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि वो चीज हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है, स्किल है, लिमिटेड है, लेकिन हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज की प्रोडक्शन लेबर से कर रहे हैं तो हमें, क्योंकि लेबर बहुत अवेलेबल है, तो जहां लेबर ज्यादा अवेलेबल होता है वहां उसकी कॉस्ट क्या आ रही होती है, कम आ रही होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इंडिया वगैरह में भी बहुत प्रेफर करती हैं अपनी फ्रेंचाइज खोलना। पाकिस्तान में तो बहुत सारे दूसरे मसले हैं जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ आने से पहले हजार दफा सोचती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वगैरह की वजह से। लेकिन पाकिस्तान भी अट्रैक्टिव है किस वजह से, क्योंकि हमारे पास लेबर क्या है, चीप लेबर है, उनको सस्ता लेबर मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट क्या आ जाती है, बहुत कम आ जाती है। तो ऐसी अगर उन्हें कोई चीज बनानी होती है ना जिसमें लेबर ज्यादा चाहिए होता है, तो यूएस कोशिश करता है कि यार हमारी अपनी कंट्री में बनाने से बेहतर है किसी डेवलपिंग कंट्री में बनाओ, क्योंकि आपने सुना होगा कि यूएस में लेबर क्या है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव है लेबर वहां पे। ठीक है, वहां का लेबर बहुत एक्सपेंसिव, अगर वहां पर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या कोई भी सर्विस अवेल करते हैं आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। ठीक है, आप पाकिस्तान और यूएस की सर्विसेज को अगर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत महंगा है, यहाँ पे लेबर क्या है, सस्ता है। तो अगर हम ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें लेबर ज्यादा लगेगा तो उसमें हमें क्या मिलता है, कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही होती है। तो इस पॉइंट में वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझा रहे हैं कि कुछ कंट्रीज कुछ स्पेसिफिक चीजों में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास स्पेशलाइजेशन होती है। हर कंट्री मुख्तलिफ चीजों के लिए मशहूर होता है कि भाई इसकी ये चीज बहुत मशहूर है, यहाँ पे ये चीज सस्ती मिलती है और अच्छी मिलती है। पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ चीजों के लिए मशहूर है।
तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई, आप 500 पॉइंट पढ़ के देख लें, आपको समझ में आ रहा है अगर। थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन डिक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो, एक बंदा जो स्पेशलिस्ट होगा, चलो हम थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। आप एचआर, आपको एचआर आपके डिपार्टमेंट से, आपकी फैक्ट्री में, आप कहीं भी किसी कंपनी के आप हेड हो, अब आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस का अपना डिपार्टमेंट है, एचआर का अपना डिपार्टमेंट है। आप हमेशा उस वर्कर को रखोगे एचआर में, या आप किसी को मैनेजर बना रहे हो एचआर का, तो आप किसको रखोगे? जो उसने स्पेशल, उसकी उसकी एजुकेशन हो उसी में, जिसका एक्सपीरियंस हो उसी में, क्योंकि आपको पता है कि वो जो फैसला लेगा ना, वो बेस्ट फैसला होगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे को रख लेते जिसने आज तक कभी ना एचआर पढ़ा है, ना कभी उसने एचआर में काम किया है, आपने उसको रख दिया, तो वो गलत फैसले लेगा, और उसके गलत फैसले लेने की वजह से किसको सफर करना पड़ेगा? कंपनी को सफर करना पड़ेगा, कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। तो जब आप स्पेशलिस्ट वर्कर्स को रखते हो ना, तो उनकी डिसीजन मेकिंग जो है, जाहिर है अपने काम के लिहाज से क्या होती है, बहुत बेस्ट होती है। तो वो बहुत परफेक्ट वे में क्योंकि उसको काम करते हैं, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। उनसे आपको जो फायदा मिलने लगता स्टार्ट होता है, उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो कम टाइम में उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं। तो टाइम कॉस्ट भी आपकी बच रही होती है, आपकी इफिशिएंटली काम हो रहा होता है, कम टाइम में ज्यादा चीजें बन रही होती है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे कि आप अक्सर सुनते हो ना कि यार इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, इस बिजनेस का टर्नओवर, हम उसमें टर्मिनोलॉजीज में किसे कहते हैं कि यार इसकी सेल बहुत ज्यादा है, ये एक दिन में जो है ना वो क्योंकि 100 यूनिट बेच देता है, तो इसने अपनी प्राइसेस क्या रखी हुई है, कम रखी हुई है, क्योंकि इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप बना रहे होते हो, आपकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी क्या आना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस चीज को सस्ता बेच रहे हो। तो ये वही वाली बात है कि आप वर्कर जितना एफिशिएंटली काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब बड़ा मुश्किल मुश्किल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आसान तरीके से समझा देती हूँ आप लोगों से। आप दोनों अपना नाम बताएं जरा, आपका क्या नाम है? साद, अशर, साद और अशर है, ठीक है ना? अब हम हर इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें पैसों की जरूरत होती है, जिन्हें फंड्स चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। दूसरे वो लोग जिनके पास एक्सेस मनी होता है और वो क्या कर रहे होते हैं, अपना पैसा सेव कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इन कुछ लोगों को आप क्या कहते हैं, सेवर्स, जिन्हें आप लेंडर्स भी कह रहे होते हैं, जो अपना पैसा लैंड करते हैं। और दूसरे कौन होते हैं, बोरोवर्स होते हैं। अब ये स्लाइड आपको ये समझा रही है कि किसी भी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कैपिटल किस तरह, उसमें स्टॉक ऑफ कैपिटल में किस तरह एडिशन होता है। हम कहते हैं ना भाई ये कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री है, इसमें इसमें कैपिटल स्टॉक इसका बहुत ज्यादा है। तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री या कैपिटल स्टॉक किसी भी कंट्री का कैसे बढ़ता है, किसी भी कंट्री में कैसे आपकी इतनी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाती है, इतनी मशीनरी अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि वहां के लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। अब देखो, इनकी फैक्ट्री है, दो मशीन चाहिए अर्जेंट, इनको रिक्वायर्ड है भाई दो मशीन। इन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, इनके पास अपने पास पैसे नहीं है, ये गए बैंक के पास, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा कर लेते हैं कि आपको जो है वो लेंडर कह देते हैं, आपको बोरोवर कर देते हैं, ये बैंक है, ठीक है ना? तो अब साथ जो है वो किसके पास गए, अशर के पास गए, अशर का बैंक है। इन्होंने अशर के पास जाके बोला कि मुझे जो है वो 2 लाख की जरूरत है, क्योंकि मुझे मशीन खरीदनी है, ठीक है?
अशर ने क्या किया, अशर के पास अपने कोई पैसे नहीं है, अशर के पास इनके पैसे जो है वो अकाउंट में रख, अशर क्या बोलेंगे कि ठीक है, अशर इनके पैसे निकालेंगे 2 लाख और किसको दे देंगे, 7 को दे देंगे। ये क्या हुआ कि इनके पैसे मोबिलाइज हुए किसके पास, 7 के पास। ठीक है, किस चैनल से, बैंकिंग चैनल से। और जब इनके पास पैसे आ गए तो अब ये क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, ये न्यू मशीन खरीदेंगे या ये ने फैक्ट्री बनानी है अपनी, कोई दूसरा इनका कोई इस तरह का कैपिटल स्टॉक बढ़ाने का कोई इनका काम है, तो ये वो कर रहे हैं। तो ये कंट्री का कैपिटल स्टॉक कैसे बढ़ा कि कुछ लोगों के पैसे जो हैं वो दूसरों के पास ट्रांसफर हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा ऐसी होती है। हम कहते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है इसमें हम लोग आप लोगों को क्या लगता है, हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं या सेविंग ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन। हम अक्सर पीएसटी में भी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी क्या है, हम लोग क्लास कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, हमें दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सोसाइटी जो खर्च बहुत ज्यादा करती है वो सेव क्या करेगी, बहुत कम करेगी, और जब वो सेव कम करेगी तो सारे इकोनॉमी में फंड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को भी फंड चाहिए होते हैं, आपकी गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए होता है। जब गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो किससे लेती है, हमसे ही तो ले रही होती है। वो स्टेट बैंक के पास जाती है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, कमर्शियल बैंक के पास जाती है, या हम बॉन्ड्स इशू करती है। आपने सुना होगा सुकूक बॉन्ड्स वगैरह, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये गवर्नमेंट इशू कर रही थी क्योंकि वो फंड्स रेज कर रही होती है हमसे, ठीक है। तो इस स्लाइड में उसने आपको सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेज क्या हुआ कि इन्होंने सेविंग करी, ठीक है ना, इनकी सेविंग थी, इनकी सेविंग क्रिएट हुई। दूसरा, इनकी सेविंग ट्रांसफर हुई इनके पास से किसके पास, 7 के पास। किस चैनल के थ्रू, लिखा हुआ है थ्रू कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के अंदर हमारे बैंक्स भी आ जाते हैं, कैपिटल के मार्केट के अंदर हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको हम कैपिटल मार्केट कंसिडर कर रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, कंपनीज को फंड चाहिए होता है जिसके लिए वो क्या इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। जो सेवर्स हैं जिनके पास एक्सेस में पैसा रखा हुआ है वो क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीदते हैं। पैसा किसके पास चला जाता है, फर्म्स के पास चला जाता है। और जब पैसा फर्म्स के पास चला जाता है तो फर्म्स क्या करती हैं, ये लास्ट हेडिंग में लिखा हुआ है कि वो उन सेविंग्स को क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। कैपिटल स्टॉक जो है वो अपना बढ़ा रही होती हैं, फैक्ट्रीज बना रही होती हैं, दूसरे काम कर रही होती हैं। तो कह रहे हैं कि ये चैनल इस तरह चल रहा होता है किसी भी इकोनॉमी में, इस तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में बदल रही होती है। ये इन्होंने इसमें समझाया है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो। लैंडर्स, लैंड जो पैसा लैंड कर रहे हैं, और दूसरे हैं उनको बोरोवर्स कह रहे हैं, बोरोवर्स, ठीक है, जो बोरो कर रहे हैं पैसा, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड आपको सिर्फ उन दोनों को मिलाने वाले के बारे में बताना है कि भाई एक बंदा सेव कर रहा है, दूसरे बंदे को पैसा चाहिए, तो ये पैसा के डायरेक्ट सेवर्स के पास जाकर लेगा, नहीं। एक बीच में एक चैनल आता है जिसको आप कहते हैं कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट के अंदर बैंक्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है। तो एक मिडल मैन है ना, एक मिडल मैन है, बोरोवर्स पैसा कहाँ से लेगा, उस मिडल मैन के पास से लेगा, उस मिडल मैन के पास सारे सेविंग रखी गई है लोगों की, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम वर्ड इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं ना, कि यार मैं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैंने अपना पैसा जो है वो यहाँ लगाया हुआ है, मैंने बॉन्ड खरीदे हुए हैं। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे जिससे आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ शेयर्स खरीद लिए बस, ये आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये आपकी सेविंग है। सेविंग वो है जो आप पैसा अपना कहीं लगा रहे हो और बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है कुछ ना कुछ, वो आपकी सेविंग है। अगर आपने घर में अपने तकिए के अंदर पैसे सिए हुए हैं तो इकोनॉमिक्स को कहती है कि ये सेविंग नहीं है, ये कहलाती है होर्डिंग, आपने पैसा जमा किया हुआ है। और इकोनॉमिक्स कहती है कि ये इरेशनल है बहुत ज्यादा, क्या आपने पैसा घर में रखा हुआ है, आप आपका वो पैसा जो घर में रखा हुआ है वो इनको नहीं मिल पाएगा,
अगर आप उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो इन तक पहुंच पाएगा और इन जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें पैसा चाहिए उन तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप घर में अलमारी में अपना पैसा सेव करके रख दोगे तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा ना, वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये बिहेवियर कहलाता है इरेशनल, कि अगर आप पैसा घर में जमा कर करके रख रहे हो। इन्वेस्टमेंट जो ये कर रहा है, ये मशीन्स खरीद रहे हैं, मशीन्स और ये फैक्ट्रीज बना रहे हैं अपनी, जो कैपिटल फॉर्मेशन हो जिससे ना, जो जिससे कैपिटल स्टॉक आपका बढ़े, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ सेव वो सेविंग है। चाहे आप बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, कोई भी रिटर्न के लिए, वो सेविंग कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो इन टर्म्स में इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्लास का टाइम हमारा एंड हो गया यहाँ पे। आप लोगों को चलिए मैं देखती हूँ, मैं कल भी बात नहीं कर पाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था एडमिन में किससे बोलूँ कि ग्रुप बना दे आप लोगों का। एक खाली स्लाइड रह गई है, कोई मसला नहीं है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करके चैप्टर 2 पे आ जाएंगे अपने। ठीक है, रीड करके आइएगा अच्छे से, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जब भी हो, कल होती है या परसों होती है, तो हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट कर सकें। और बंक मत कीजिएगा क्लास, ये बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आखिर में टीचर के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी, पहले कोई मीम तो बने जिससे मैं शेयर कर फेसबुक पे। चलो मैं देखती हूँ। फेसबुक पे जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था क्लास पे, वहाँ पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह उन्होंने नहीं दिया हुआ ना अभी फिलहाल। हाँ, वरना वो मुझे भी ऐड कर देते उसमें। आई की रजिस्ट्रेशन, देखो ये सारी बातें ना एडमिन में जो मिस सना बैठी हुई होती है ना, आप उनसे पूछो, वो आपको गाइड करेंगी इस हवाले से जितनी भी बातें हैं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी खैर ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लो। दूसरा ये कि अभी आप आहिस्ता आहिस्ता डिसाइड करोगे ना कि आपको 5 सब्जेक्ट भी देने हैं, क्या इरादा है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं। क्लास एंड हो गई है भाई। जी अरहम, कुछ पूछना है आपने? बिल्कुल, लोन का कॉन्सेप्ट है ना, आप लोन लेकर ही कैपिटल फॉर्मेशन करना है ना। बोरोवर ने अपनी सेविंग्स के बजाय, बोरोवर अपनी सेविंग थोड़ी ले रहा है बैंक से। बोरोवर तो गया, बोरोवर ने बैंक से जिस पैसे लिए हैं वो किसी और की सेविंग थी, ठीक है ना। चलो, हाफिज।